16 दिसंबर 1971 13 दिन की वॉर और पाकिस्तान दो टुकड़ों में टूट चुका था। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडिया के सामने सरेंडर किया और दुनिया ने देखा एक नए देश का जन्म, बांग्लादेश। लेकिन सवाल ये है कि ये वॉर हुई क्यों थी? क्या थे वो रीजन जिनकी वजह से ये वॉर हुई और इंडिया ने इस वॉर को कैसे जीता? क्या थी वो स्ट्रेटजीज जिसकी वजह से इंडिया इस वॉर को जीत पाई? आज की वीडियो में हम डीप एनालाइज करके इन्हीं सवालों का जवाब निकालेंगे। 1947 पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए, लेकिन शुरू से ही पाकिस्तान का स्ट्रक्चर अलग था। एक था वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, और दोनों के बीच में ही 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस था और बीच में पूरा इंडिया। वेस्ट पाकिस्तान के लोग शुरू से ही ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते आ रहे थे। लैंग्वेज डिस्प्यूट, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और कल्चरल डिसरिस्पेक्ट, सब कुछ। फिर भी अगले 20 सालों तक सिचुएशन कुछ हद तक कंट्रोल में थी और ईस्ट पाकिस्तान के लोग चीजों को टॉलरेट करते रहे। उन्हें उम्मीद थी कभी ना कभी तो दिन बदलेंगे। कट टू 1969, पाकिस्तान में मिलिट्री रूल चल रहा था। देश के प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ याया खान ने अनाउंस किया कि वो पाकिस्तान के अंदर जल्द ही फ्री इलेक्शन करवाएंगे और पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को वापस लेकर आएंगे। लोगों को लगा अब दिन बदलने वाले हैं। Will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner, who is a completely independent body. लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये आने वाले इलेक्शन पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तोड़ कर रख देंगे। दिसंबर 1970 में इलेक्शन होते हैं और जब उनका रिजल्ट आता है तो पूरा पाकिस्तान शॉक में था। ईस्ट पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग, जिसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने 169 में से 167 सीट्स को जीत लिया था। मतलब कि 313 सीट्स की नेशनल असेंबली में उन्होंने मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस कर लिया था। और इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर अब ईस्ट पाकिस्तान से आने वाला था। लेकिन ये बात वेस्ट पाकिस्तान के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो को पसंद नहीं आई और उन्होंने खुला कह दिया अगर रहमान सरकार बनाएगा तो वेस्ट पाकिस्तान में वो नेशनल असेंबली को बॉयकॉट कर देंगे। देश की पूरी पावर आर्मी के हाथ में थी और आर्मी भुट्टो के साथ थी। याया खान ने शुरू में नेशनल असेंबली बुलाई, लेकिन प्रेशर के चलते हुए उन्होंने सेशन को कैंसिल कर दिया और इलेक्शंस के रिजल्ट को खारिज कर दिया। मार्च 1971 को पूरा ढाका गुस्से से फट गया। लोग प्रोटेस्ट करने लगे और स्लोगन कहने लगे, जय बंगाल, जय बंगाल। और फिर शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च को एक हिस्टोरिकल स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा, स्ट्रगल फॉर दिस टाइम इज द स्ट्रगल फॉर आवर फ्रीडम। 25 मार्च 1971 याया खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया। पाकिस्तान आर्मी ने ढाका यूनिवर्सिटी और ईस्ट पाकिस्तान में क्रैकडाउन स्टार्ट किया। इस ब्रूटल क्रैकडाउन ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और इस ऑपरेशन के दौरान ईस्ट पाकिस्तान में 30 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा बैठी और मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे में अवामी लीग के कुछ लीडर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया आ गए और उन्होंने इंदिरा गांधी से हेल्प की गुहार लगाई। कुछ ही दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में आ गए। रेफ्यूजीज के कैंप बंगाल, त्रिपुरा, असम हर जगह भर चुके थे और इतने बड़े क्राइसिस का पूरा बोझ इंडिया के ऊपर आ गया था। उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अगर ये सिचुएशन कुछ दिनों तक और चलती तो पूरी इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती। फिर अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर और आर्मी जनरल सैम मानेकशॉ थे। उसमें इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को ऑर्डर दिए पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का, जिससे बांग्लादेश आज़ाद हो जाए और रेफ्यूजीज वापस अपने घर जा सके। लेकिन सैम मानेकशॉ ने तुरंत ही उनकी इस डिमांड को डिनाई कर दिया। मैम, वी कैन नॉट डू इट राइट नाउ। उन्होंने कामली 2 आर्गुमेंट दिए, जिसमें से पहली आर्गुमेंट की इंडियन आर्मी अभी तैयार नहीं है। वो इंडिया के डिफरेंट बॉर्डर पे पोजीशन है और उनको एक जगह पे पोजीशन करने में टाइम लगेगा। और दूसरी आर्गुमेंट उन्होंने ये दी कि ये टाइम पीरियड अभी ठीक नहीं है।
इस टाइम पीरियड में ईस्ट पाकिस्तान की ज़मीन मानसून की वजह से दलदल में बदल जाती है और अगर इंडियन आर्मी ने वहाँ से उन पर अटैक किया तो उनका अटैक और उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, जिससे ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के ऊपर हावी हो जाएगी। और दूसरा, इस टाइम पीरियड में हिमालय में स्नो मेल्टिंग होती है, जिसकी वजह से चाइना के साथ जो इंडिया के बॉर्डर है वो ओपन हो जाते हैं और अगर चाइना ने वहाँ से अटैक किया तो इंडिया को 3 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ेगा। सैम मानेकशॉ की इस असेसमेंट ने ये प्रूव किया कि वो एक बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं। इसके बाद उन्होंने किसी और मिशन पे अपना फोकस किया, दुनिया को सच दिखाने का। इंदिरा गांधी ने अपना वर्ल्ड टूर स्टार्ट किया। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जाकर उन्होंने बताया कि ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है, कुछ करो। लेकिन दुनिया खामोश हुई और किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। इसी बीच एक देश आया, सोवियत यूनियन, जिसने ओपनली इंडिया को सपोर्ट किया और इसी दौरान इंडिया ने सोवियत के साथ इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी, जो वॉर के टाइम पे बहुत काम में आने वाली थी। नवंबर का टाइम आ चुका था और इंडिया को समझ आ चुका था कि ये इशू डिप्लोमेटिकली सॉल्व नहीं किया जा सकता और उनके पास अब एक लास्ट ऑप्शन है, वो है इंडिया वॉर के लिए पूरी तरीके से तैनात था। इंडिया को पता था कि अगर इंडिया ने वॉर स्टार्ट करी तो पाकिस्तान उन्हें वेस्ट फ्रंट से अटैक करने की कोशिश करेगा, इसलिए इंडिया अपनी दोनों फ्रंट पर आर्मी के साथ तैनात थी। और फिर 4 दिसंबर को इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इंडिया की ये सब तैयारी देखकर याया खान को समझ आ चुका था कि अगर वॉर स्टार्ट हुई इंडिया तो ईस्ट पाकिस्तान पर सबसे पहले अटैक करेगा। तो इंडिया के अटैक करने से पहले याया खान ने वेस्टर्न साइड से पाकिस्तान को ऑर्डर दिए इंडिया के ऊपर अटैक करने का, जिसको इन्होंने ऑपरेशन चंगेज खान नाम दिया। और फिर इंदिरा गांधी अटैक लॉन्च करने का ऑर्डर देती है और पूरे देश को ऑल इंडिया पे एड्रेस करती है। Some hours ago, soon after 5:30 p.m. on the 3rd of December, Pakistan launched a full-scale war against us. Today, the war in Bangladesh has become a war on India. और फिर 4 दिसंबर की सुबह इंडिया पाकिस्तान के ऊपर 2 गुना अग्रेसिव अटैक करता है। वो वेस्टर्न साइड पर पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और एयर बेसिस को एक भारी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अटैक सिर्फ एयर तक सीमित नहीं था। दूसरी तरफ ईस्टर्न साइड में इंडियन नेवी ने INS विक्रांत से 12 एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया, जिनके 2 टारगेट थे, चितगोंग और कॉक्स बाजार। दोनों पोर्ट पर इंडियन एयर स्ट्राइक ने इतना भारी नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तान की सप्लाई चेन कोलैप्स हो गई। और उसी रात वेस्टर्न साइड पे इंडियन नेवी के मिसाइल्स कराची पोर्ट की तरफ बढ़े। कुछ ही घंटों में उन्होंने कराची पोर्ट को आग के समंदर में बदल दिया। ये सब देखकर पाकिस्तान शॉक में था। उन्हें लगा कि वो अटैक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन असली वॉर तो अब शुरू होने वाली थी। राजस्थान के थार डेजर्ट में एक छोटा सा टाउन है लोंगेवाला, जिसको 120 सोल्जर गार्ड कर रहे थे और इन 120 सोल्जर्स को कमांड कर रहे थे KS चांदपुरी। पाकिस्तान ने सोचा ये छोटी सी पोस्ट को कवर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और उन्होंने सोचा कि यहाँ पर रात के टाइम पे अटैक करेंगे और इस पोस्ट को कैप्चर कर कर सुबह तक राजस्थान के अंदर तक घुस जाएंगे। कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपने सोल्जर्स को हैवी फायरिंग करने का कमांड दी। इतनी ज़्यादा हैवी फायरिंग देखकर पाकिस्तान को लगा कि यहाँ पर 2000 से ज़्यादा सोल्जर्स तैनात हैं। इसके साथ उन्होंने वहाँ पर बार्ब्ड वायर को पड़ा हुआ देखा, जो कि इंडियन सोल्जर्स ने रखा तो अपनी पोस्ट को मार्क करने के लिए था, लेकिन पाकिस्तान को लगा ये एक माइन फील्ड इंडिकेटर है। अगर वो आगे बढ़े तो माइन से फटकर उनके टैंक 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सुबह होने का वेट करें। और जैसे ही सुबह की पहली किरण रेगिस्तान पर पड़ती है, इंडियन एयरक्राफ्ट के जेट्स वहां पर आकर पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करते हैं और वहां पर पूरा रेगिस्तान आग के समुद्र में बदल जाता है। पाकिस्तान आर्मी को वहीं से तुरंत के तुरंत रीड्राइव करना पड़ता है। इंडिया की जीत का रास्ता ढाका से होकर गुजरता था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की कैपिटल ढाका ही थी।
7 दिसंबर तक इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में एक मेजर प्रोग्रेस हासिल कर ली। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के बड़े टाउन जैसोर को कंट्रोल में ले लिया था और वहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान का एयर बेस था जिसको अब इंडिया अपने एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ करने वाली थी। इंडिया चारों तरफ से आगे बढ़ ही रही, तभी कहानी में एंट्री होती है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की, अमेरिका। पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका ने अपना टास्क फोर्स 74 बे ऑफ बंगाल में इंडिया के अगेंस्ट छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ यूके ने अपना एयरक्राफ्ट HMS ईगल और कुछ नेवी शिप्स अरेबियन सी में इंडियन के अगेंस्ट पोजीशन कर दिए थे। एक टाइम पर ऐसा लगा था कि इंडिया को पाकिस्तान, US और ब्रिटेन के साथ एक साथ लड़ना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान, US और UK भूल चुका था कि इंडिया के पास भी एक शक्तिशाली देश का साथ है और वो था सोवियत यूनियन। इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी का फायदा अब इंडिया उठाने वाला था। सोवियत यूनियन ने बिना किसी देरी के US और UK के अगेंस्ट अपने एयरक्राफ्ट और नेवी शिप्स को पोजीशन कर दिया था, जिसमें न्यूक्लियर अटैक्स शामिल थे। US और UK एक न्यूक्लियर वॉर के डर से पीछे हट गए और वो वहीं से तुरंत वापस लौट गए। वहीं दूसरी तरफ बैटलफील्ड में 14 दिसंबर तक इंडिया ने ढाका को चारों तरफ से सराउंडेड कर लिया था। इंडिया ने पाकिस्तान से सरेंडर की डिमांड करी, लेकिन पाकिस्तान ने उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। इसी बीच इंडिया को एक इंटेलिजेंस मिलती है, पाकिस्तान ढाका के गवर्नर हाउस में एक वॉर मीटिंग करने वाला है, लेकिन इंडिया ने इस वॉर मीटिंग को कंप्लीट नहीं होने दिया। चलती मीटिंग के बीच इंडिया ने गवर्नर हाउस पर एयर स्ट्राइक करे, जिसके अंदर गवर्नर HM मलिक ने अपनी जान बचाई और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। To whom it may concern, I regret to inform you of my resignation. HM मलिक के रेजिग्नेशन से पाकिस्तान की पूरी बैकबोन हिल चुकी थी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने इंडिया के जनरल जगजीत अरोड़ा के सामने सरेंडर कर दिया था। ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड पर 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडिया के सामने सरेंडर किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 और इसी के साथ देखने को मिला बांग्लादेश का जन्म। एक नया देश, एक नई कहानी और एक जीत जो सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पर लिखी गई थी।